हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रियंका, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका, और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हमारे हिंदी साहित्य से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो जल्दी से आप सभी लाइव आ जाइए, साथ ही साथ इस लाइव सेशन की लिंक को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि आपको हिंदी व्याकरण में और हिंदी साहित्य में कौन सा टॉपिक पढ़ना है। क्योंकि हमारी हिंदी व्याकरण जो क्लास होती है वो होती है आपकी दोपहर 2 बजे, और साहित्य की जो क्लास है वो होती है हमारी 11 बजे। ठीक है, तो इन सभी क्लासेस में आपको, दोनों क्लासेस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो दोनों क्लासेस में आपको बराबर से जुड़ना है। ठीक है, चल जल्दी सब लोग लाइव आ जाइए। गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग। कविता, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अब आप बताएं, आप सभी कैसे हैं? आप बताएं, आप सभी स्टूडेंट कैसे हैं? रीना यादव जी, गुड मॉर्निंग। चलिए, याद रखिए, आपको पता ही होगा कि एग्जाम डेट आ चुकी है। आपकी 7 मार्च से 17 मार्च के मध्य में आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। उसके पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड में जो भी निर्देश दिए जाते हैं उनको बहुत ही केयरफुली आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए शुरुआत कर देते हैं। तो अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। आप देख सकते हो ऐप में बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी हैं, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इस चैनल पर बिहार से संबंधित हर एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है, और यहाँ पर आपको जानकारी दे देते हैं हमारे बैच के रिगार्डिंग। तो ऐसे स्टूडेंट जो हिंदी साहित्य या फिर हिंदी व्याकरण को डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, और बहुत सारे एमसीक्यूज तैयार करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारा फाउंडेशन बैच है जिसका नाम है आयाची। ठीक है, और बैच की जो कीमत है वो है 2299 रुपए। 2299 रुपए में आपको 3.0 की क्लासेस प्लस 4.0 की क्लासेस भी मिलेंगी, प्लस आपको एस्टेट की भी क्लासेस मिलेंगी। एस्टेट पेपर 1 एंड पेपर 2 हर एक सब्जेक्ट की आपको क्लास मिलेगी। आपका 100 नंबर और 50 नंबर एस्टेट का पैटर्न हो जाएगा। यहाँ पर 80 नंबर और 40 नंबर जो है वो आपका बीपीएससी का। तो हर एक सब्जेक्ट की पेड क्लासेस जो है आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, डिस्काउंट कोड है आपका Y646। इस कोड को जब आप लगाएंगे तब आपको डिस्काउंट मिलेगा, और ये बैच पड़ेगा 2299 रुपए में। खरीदने की जो प्रोसेस है वो मैं आपको क्लास के बाद में बताऊंगी। चलिए आ जाते हैं हम हमारे पहले प्रश्न पर। तो हमारा पहला प्रश्न ध्यान से समझिएगा, क्या लिखा है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रवर्तक इनमें से किसे स्थान दिया है। ठीक है, आप पढ़ेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, यहाँ पर इंशाअल्लाह खान, थोड़ा सा मिसमैच हो गया है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इंशाअल्लाह खान। ठीक है, और सदा सुखलाल। बताइए क्या हो जाएगा। आचार्य शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रवर्तक में इनमें से किसे स्थान दिया है, बताइए। सभी को जवाब देना है। ठीक है, तो यहां पर अगर ये पूछा जाए कि हिंदी गद्य के प्रवर्तक कौन है, तब आपको टिक करना है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगर ये पूछा जाए हिंदी गद्य के प्रवर्तक कौन है, तब आपको टिक करना है भारतेंदु हरिश्चंद्र। लेकिन यहाँ पर प्रश्न है आचार्य शुक्ल ने हिंदी गद्य का प्रवर्तक किसे माना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सदा सुखलाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रवर्तक सदा सुखलाल को माना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी। सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया है। इसमें यह भी पूछा जा सकता है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे माना है,
ठीक है, और आचार्य शुक्ल ने, तो शुक्ल ने माना यहाँ पर सदा सुखलाल, तो विकल्प यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखिए। तो हमारा अगला प्रश्न पूछा गया है, गौर करना, मध्य एशिया का इतिहास नामक पुस्तक पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त है? मध्य एशिया का इतिहास, व्यास सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। मध्य एशिया का इतिहास, बताइए, सभी को जवाब देना है। राहुल सांस्कृतायन जी को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, मध्य एशिया का इतिहास नामक पुस्तक पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त है? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। विकल्प बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। मध्य एशिया का इतिहास, ये जो पुस्तक है उस पर आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त होता है। विकल्प बी यहां पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? आप पढ़ेंगे बिहारी, जो कि रीति काल के रीति सिद्ध धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। ठीक है, उसमें कुल 713 पद संकलित हैं। ये श्रृंगार रस के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। प्रिंस से प्रश्न बन चुका है कि हिंदी साहित्य के ऐसे कौन से कवि हैं जिन्होंने गागर में सागर भरने का कार्य किया है? तो वो है कवि बिहारी। बिहारी जो है वो राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। तो विकल्प ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, राजा जयसिंह। विकल्प ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नीलू यादव, बैच में आपको कंप्लीट प्रैक्टिस सेट, सारे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, हिंदी का भी और सारे सब्जेक्ट का। ठीक है, प्रश्न पे आइए। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यह किस आचार्य का कथन है? पंडित राज, पंडित जगन्नाथ या विश्वनाथ? बताइए, सभी को जवाब देना है। श्वेता, हाँ, कहीं पर 719 भी हैं, कहीं पर 713 पद संकलित हैं, लेकिन जब ये विकल्प में दोनों साथ में आएंगे तब हम 713 पर टिक करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपका प्रश्न है, रमणीय प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये जो है यह पंडित जगन्नाथ का कथन है। ठीक है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा पंडित जगन्नाथ। विकल्प बी इज द राइट आंसर, पंडित जगन्नाथ। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? ये प्रश्न हम अपनी क्लासेस में कई बार पढ़ चुके हैं। किस संविधान के अनुच्छेद के अनुसार? बताइए, बहुत आसान सा प्रश्न है, सभी को जवाब देना है। सेशन को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। बताइए, वेरी गुड, नो डाउट। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 के दिन राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो विकल्प सी यहां पर सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 351 के तहत हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का वर्णन था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखिए। तो हमारा प्रश्न है यहाँ पर, रस को ब्रह्मानंद सहोदर, ध्यान से सुनिए, रस को ब्रह्मानंद सहोदर मानने वाले कौन हैं? विश्वनाथ हैं, दंडी हैं, भरत मुनि हैं? बताइए, आप सभी ने रस की परिभाषा पढ़ी होगी। ठीक है, अब ये जो प्रश्न है थोड़ा सा विवादास्पद प्रश्न है, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे विद्वानों का अलग अलग मत है। ठीक है, सोनी कुमारी, विश्व हिंदी दिवस नहीं, केवल और केवल हिंदी दिवस, क्योंकि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और यहाँ पर 14 सितंबर जो है वो हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, प्रश्न है, रस को ब्रह्मानंद सहोदर मानने वाले लेखक कौन है? इसका सही आंसर है आचार्य विश्वनाथ। विकल्प ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, आचार्य विश्वनाथ।
विकल्प ए। सर्वप्रथम रस का उल्लेख भरत मुनि ने किया हुआ था। ठीक है, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रसों का उल्लेख किया हुआ था। उनके अनुसार रस के मुख्य रूप से 8 भेद हुआ करते थे। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ। रस को ब्रह्मानंद सहोदर मानने वाले लेखक थे आचार्य विश्वनाथ। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? ठीक है, सिंहासन बत्तीसी, शकुंतला नाटक, प्रेम सागर। बताइए, गौर से प्रश्न देखो, लिखा क्या हुआ है प्रश्न में। इनमें से कौन सी रचना है जो हिंदी साहित्य के महान लेखक लल्लू लाल की रचना है? अब यहाँ आप लोगों ने अक्सर उनकी रचना प्रेम सागर का नाम तो सुना है। ठीक है, कि प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल की रचना है। यहाँ पर सिंहासन बत्तीसी भी उन्हीं की रचना है, शकुंतला नाटक भी उनकी रचना है, प्रेम सागर भी उनकी रचना है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए, ई इज द राइट आंसर। सभी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। जो भी आप लोग नए प्रश्न देख रहे हैं वो सभी आप लोग उनका स्क्रीनशॉट लेके रखना है। अब अगले प्रश्न पर आइएगा। तो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे व्याविचारी भाव कहा जाता है? व्याविचारी भाव ऐसे भाव जो क्षणिक होते हैं, आते जाते रहते हैं, जिनकी संख्या 33 मानी जाती है। व्याविचारी भाव का कार्य होता है स्थायी भाव को और ज्यादा पुष्ट यानी मजबूत करना। ठीक है, अनुभाव क्या होता है? जब हमारे हृदय में स्थायी भाव जागृत होते हैं तो हमारी जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं वो अनुभाव कहलाती हैं। विभाव क्या कहलाता है? विभाव जब हमारे अंदर स्थायी भाव सुप्त अवस्था में पाए जाते हैं, तो स्थायी भावों को जागृत करने वाले, जगाने वाले जो कारण होते हैं वो विभाव होंगे। राइट आंसर हो जाएगा संचारी भाव, जिनकी कुल संख्या 33 मानी गई है। तो विकल्प बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आइए। तो प्रश्न है, कमलेश्वर की देश देशांतर किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज यात्रा है, वृतांत है, या फिर एक डायरी है? हमने कल ही पढ़ा हुआ है कमलेश्वर, जिनकी रचना है कितने पाकिस्तान, जॉर्ज पंचम की नाक, जो कि हमारी आपने पढ़ेंगे जॉर्ज पंचम की नाक हमारी एनसीईआरटी की बुक में है। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमलेश्वर की देश देशांतर जो है वो है डायरी। विकल्प सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा आपको रस क्लियर पढ़ा दें? ठीक है, पढ़ा देंगे। चलिए प्रश्न है हमारा, खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ है? खड़ी बोली जो कि हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी या फिर 16वीं शताब्दी? बताइए। खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप, तो हम सभी पढ़ते आए हुए हैं कि सर्वप्रथम हमारी जो भाषा थी, वो कविताओं को लिखने की जो भाषा थी वो शुद्ध हिंदी यानी खड़ी बोली नहीं थी। पहले भाषा डिंगल शैली और पिंगल शैली थी, फिर ब्रज भाषा, अवधी भाषा, और मध्यकाल में जो हमारी रचनाओं की भाषा फारसी भाषा भी थी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 19वीं शताब्दी। ठीक है, 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली जो है साहित्यिक रूप में विकसित हुई। तो विकल्प बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 19वीं शताब्दी। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। तो अब हमारा प्रश्न है, पल्लव के रचयिता कौन है? पल्लव को हिंदी की मैनिफेस्टो कविता कहा जाता है, मानवतावादी संग्रह कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर सुमित्रा नंदन पंत? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब? एक बार सेशन को सारे लोग लाइक करेंगे। ठीक है, जयशंकर प्रसाद,
कामायनी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बादल राग और सुमित्रा नंदन पंत की रचना है पल्लव, जिसको हिंदी की मैनिफेस्टो कविता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्न है हिंदी साहित्य इतिहास का ग्रंथ, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? ध्यान से सुनिए, हिंदी साहित्य के बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग शीर्षक के नाम से ग्रंथ लिखे गए हैं। यहाँ पर शायद आप लोग जो है पहली बार ही पढ़ रहे होंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? ठीक है, तो सबसे पहला ग्रंथ आप लोग पढ़ चुके हैं, किसने लिखा था सबसे पहला ग्रंथ? गार्शा दा ताशे ने। ठीक है, फिर दूसरा ग्रंथ जो कि सबसे पहले हिंदी भाषा में लिखा गया, शिव सिंह सेंगर ने, शिव सिंह सरोज के नाम से। उसके बाद लिखा मिश्र बंधु विनोद ने, मिश्र बंधु विनोद के नाम से। फिर लिखा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका नाम से। उसके बाद लिखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के हिंदी की शब्द सागर की भूमिका नाम से। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पदम लाल पुन्ना लाल बख्शी, उनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य विमर्श। विकल्प सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो आपको ये हिंदी साहित्य के जितने भी ग्रंथ हैं वो सारे ग्रंथ आपको पढ़ना है। उस ग्रंथ को किस लेखक ने लिखा वो पढ़ना है, उस ग्रंथ का जो शीर्षक है वो पढ़ना है। ठीक है, आज हिंदी साहित्य के जितने भी इतिहास ग्रंथ हैं उन सब के आप लोगों को एक बार रिवीजन करना है। ठीक है, चलिए, काव्यदर्श के रचनाकार कौन है? काव्यदर्श के भामा, विश्वनाथ या फिर दंडी? बताइए, भामा कौन है जिन्होंने सर्वप्रथम अलंकार का उल्लेख किया था? ऋषि भामह ने। ठीक है, आप पढ़ेंगे काव्यम रसात्मक वाक्यम, ये किसकी परिभाषा है? आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है। काव्यदर्श के रचनाकार हैं दांडी। विकल्प सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। काव्यदर्श, काव्य दर्शन के रचनाकार हैं ऋषि दांडी। विकल्प सी इज द राइट आंसर। ठीक है, वेरी गुड। प्रभाष कुमार 6 to 8 की जो क्लास है वो होती है दोपहर 2 बजे। दोपहर 2 बजे हमारी बिहार एस्टेट की भी क्लास होती है, 6 to 8 भी क्लास होती है और बिहार सिविल कोड की क्लास भी होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आइए। तो प्रश्न हमारा, मेरा अनुराग फैलने दो, मेरा अनुराग फैलने दो नभ के अभिनव कलरव में, जाकर सूने पन के तम में बन किरण कभी ना आना। यह पंक्तियां जो हैं वो किस कविता से ली गई हैं? बादल राग, आंसू या फिर लहर? बताइए। मोना सोनी डीएलएड का बेस लेना है, कब तक बल? मोना आप डीएलएड की जगह ये वाला ले लो 2299 वाला, उसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, ज्योति कुमारी सिविल कोड की क्लास दोपहर 2 बजे होती है। यहाँ पर प्रश्न है, मेरा अनुराग फैलने दो नभ के अभिनव कलरव में, जाकर सूनेपन के तम में बन किरण कभी आ जाना। यह रचना जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है, लहर जिसका शीर्षक है, लहर जिसका शीर्षक है। बादल राग जो है वो निराला की रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। आंसू और लहर जो रचनाएं हैं वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित लहर। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में कौन काम नहीं करता था? तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है, नहीं हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार नहीं, अब जब अंग्रेज आए थे हमारे भारत में तो जनता से संपर्क के लिए और हिंदी भाषा के प्रचार के लिए उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, जिसमें मुंशी के पद पर कार्यरत थे लल्लू लाल।
ठीक है, लेकिन वहां पर इंशाअल्लाह खान कार्य नहीं करते थे। तो 15वें प्रश्न का विकल्प सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, इंशाअल्लाह खान, जो कि रानी केतकी की कहानी नामक रचना के कवि हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आइए। तो हमारा प्रश्न हो जाएगा, लल्लू लाल जी कहाँ के निवासी थे? लल्लू लाल जी कहाँ के निवासी थे? आगरा, बनारस या फिर कलकत्ता? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर है आगरा। लल्लू लाल जी जो थे वो आगरा के निवासी थे। अब अगले प्रश्न पर आएंगे। तो ब्रज भाषा और अवधी किस काल की काव्य भाषाएं थी? आधुनिक काल, मध्यकाल या फिर प्राचीन काल? गौर से सुनो क्या लिखा है, ब्रज भाषा और अवधी भाषा किस काल की राजभाषाएं थी? आधुनिक काल हम पढ़ चुके हैं। आधुनिक काल में काव्य की भाषा जो थी वो खड़ी बोली थी। ठीक है, फिर मध्यकाल में काव्य की जो भाषा थी वो भी हमने अभी अभी चर्चा किया है। यहां पर मध्यकाल में ब्रज और अवधी भाषा रचित थी। तो विकल्प बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ब्रज भाषा और अवधी भाषा जो थी मध्यकाल में थी। इसी समय आपकी फारसी भाषा भी थी। इसी समय फारसी भाषा का भी प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आइए। तो प्रश्न है हमारा, दुख की पिछली रजनी, बीच विषक्ता सुख का नवल प्रभात किसकी पंक्ति है? रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद? बताइए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब? दिनकर की पंक्तियां हैं, महादेवी वर्मा की या फिर जयशंकर प्रसाद की? सिविल कोड की क्लास होगी दोपहर 2 बजे। दोपहर 2 बजे हमारी सिविल कोड की क्लास होगी। ठीक है, चलिए बताइए यहां पर क्या हो जाएगा? दुख की पिछली रजनी, यह जो कविताएं हैं यह जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी से ली गए। किससे? कामायनी से। आपने पढ़ा होगा जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी नामक महाकाव्य। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर श्रद्धा और मनु के मध्य के संवाद को बताया गया है। राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। सब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पर महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की रचना है मैं नीर भरे दुख की बदली। यह उस दीपशिखा काव्य संग्रह है, लेकिन यह उससे नहीं ली गई है। यहाँ पर ये जो पंक्तियां हैं वह जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी से ली गई हैं। ठीक है, तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी। ठीक है, प्रियंका वर्मा 6 to 8 की बीपीएससी की क्लास चलती है दोपहर 2 बजे। आपको याद रखना है उस क्लास में लिखा होता है बिहार एस्टेट पेपर 1। थंबनेल में आपको पेपर 1 लिखा होगा, लेकिन वहां उसी क्लास के अंदर ही आपको ग्रामर पढ़ाई जा रही है, जो कि आपकी हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। समय के अभाव के कारण स्वतंत्र रूप से क्लासेस नहीं लग पा रही हैं, 6 to 8 के अलग, सिविल कोड के अलग। तो सारी क्लासेस को मैं सारी क्लासेस का कंटेंट ध्यान में रखते हुए मैं दोपहर 2 बजे व्याकरण पढ़ा रही हूं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आइए। तो हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी में मिलावट नहीं खपती और उसका व्याकरण नियमबद्ध है। यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का, धीरेन्द्र वर्मा या अमीर खुसरो? बताइए
सही जवाब आपको बताना है। हिंदी में मिलावट नहीं खपती और उसका व्याकरण नियमबद्ध है, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा या फिर अमीर खुसरो? तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो का ये कथन है कि हिंदी में मिलावट नहीं खपती और उसका जो व्याकरण है वो नियमबद्ध है। विकल्प सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, अमीर खुसरो, जिन्होंने हिंदी को हिंदवी नाम दिया गया था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, अमीर खुसरो, जिन्होंने आदिकाल में सर्वप्रथम हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया था। अगले प्रश्न पर आइए। तोड़ती पत्थर नामक कविता किस प्रकार की कविता है? आदर्शवादी, यथार्थवादी या फिर व्यंग्यपरक? तोड़ती पत्थर कविता के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी की कविता है ये तोड़ती पत्थर, जो कि हमारे जीवन की वास्तविकता को दर्शाती है, मतलब कि एक यथार्थवादी कविता है। तो विकल्प बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तोड़ती पत्थर आपकी एनसीईआरटी में संकलित है, जिसमें यथार्थवाद की झलक देखने को मिलती है। लेखक हैं निराला जी। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। तो हमारा प्रश्न है, पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? चित्रलेखा, सामर्थ्य और सीमा या फिर आखिरी धाम? बताइए। चलिए अमन का एक डाउट है। ठीक है, पाप और पुण्य के चिरंतन के नैतिक प्रश्न को चित्रलेखा उपन्यास में दर्शाया है, जिसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। ठीक है, भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है चित्रलेखा, जिसमें पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए आप लोग बीच में प्रश्न मत करो, सभी से निवेदन है कि बीच क्लास में कोई भी प्रश्न नहीं करेगा। क्लास के बाद मैं आप लोगों को पर्याप्त समय दूंगी, अभी कोशिश करो आप डिजिटल बोर्ड की तरफ देखें। ठीक है, चलिए तो पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को चित्रलेखा में प्रदर्शित किया गया है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित हिंदी उपन्यास है। इसकी रचना 1934 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1934 ईस्वी। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंशी सदासुख लाल कहाँ के निवासी थे? मुंशी सदासुख लाल कहाँ के निवासी थे? आपको अभी अभी हमने इनसे संबंधित प्रश्न कराया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल सदासुख लाल जी को हिंदी गद्य का प्रवर्तक मानते हैं। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा दिल्ली, वो दिल्ली निवासी हुआ करते थे। ठीक है, मुंशी सदासुख लाल दिल्ली निवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। तो आधुनिक काल के लिए इनमें से कौन सा काम नहीं दिया गया है? आधुनिक काल के लिए इनमें से कौन सा नाम नहीं दिया है पूछा है? वर्तमान काल, साम्य काल या फिर गद्य काल? बताइए। सभी को जवाब देना है।
ठीक है। प्रश्न है आधुनिक काल के लिए इनमें से कौन सा काम नाम नहीं दिया गया है? वो है सामयिक काल। वर्तमान काल नाम है, गद्य काल नाम है, लेकिन सामयिक काल उसका नाम नहीं है। तो विकल्प बी को हम सही जवाब देंगे। फिर हमारे अगले प्रश्न पर आएंगे। तो प्रश्न है चंद्रगुप्त किसका नाटक संग्रह है? चंद्रगुप्त महादेवी वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी या फिर जयशंकर प्रसाद। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ, ध्रुव स्वामिनी, अजात शत्रु, ये जितनी भी रचनाएं, जितने भी नाटक हैं वो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, जयशंकर प्रसाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। तो क्वेश्चन है वापसी किस विधा में रचित है? क्या वो यात्रा वृतांत है, क्या वो स्मरण है, संस्मरण है या वो कहानी है? तो वापसी जो है वो उषा प्रियंवदा के द्वारा रचित है। आप पढ़ेंगे उषा प्रियंवदा। ठीक है। कठ गुलाब नामक रचना भी उन्हीं की है। तो वापसी जो है वो एक कहानी है जिसकी लेखिका है उषा प्रियंवदा। विकल्प सी सही जवाब है और ये प्रश्न पूछा जा चुका है। वापसी कहानी की, वापसी किस विधा में रचित है? तो वो एक कहानी है उषा प्रियंवदा के द्वारा रचित। विकल्प सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे ज्यादा पुराने कौन हैं? गोरखनाथ, सरहपा या फिर मच्छरनाथ। तो यहां पर आप देखेंगे कि आप पढ़ेंगे आदिकाल। ठीक है। तो आदिकाल में आप सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य पढ़ेंगे। जब आप आदिकाल पढ़ेंगे, जो कि हमारा हिंदी का सबसे पहला युग माना गया है, 1050 से 1375 तक जिसका समय है। ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने जो है वो है मच्छंदरनाथ। विकल्प यहां पर सी इज द राइट आंसर। सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। तो क्वेश्चन है विद्यापति की पदावली जो रचना है उसकी भाषा क्या थी? तो ये प्रश्न हम कई बार पढ़ चुके हैं कि विद्यापति जी को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और उनकी दो रचना है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ये रचनाएं जो है वो अवहट्ट में लिखी गई हैं। ठीक है। अवहट्ट भाषा में लिखी गई हैं, लेकिन जो पदावली उनकी रचना है वो मैथिली में लिखी गई है। और मैथिल के लेखक, मैथिली भाषा के लेखक होने कारण उनको मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। तो प्रश्न है हमारा, फणीश्वर नाथ रेणु से संबद्ध सही प्रदेश कौन सा है? फणीश्वर नाथ रेणु कौन है? वो है एक आंचलिक उपन्यासकार। आंचलिक उपन्यास क्या होता है? आंचलिक उपन्यास क्या होता है? जो क्षेत्र विशेष से संबंधित हो। आपने पढ़ा होगा मैला आंचल और लाल पान की बेगम। ये जो रचनाएं हैं वो सभी रचनाएं फणीश्वर नाथ रेणु की रचनाएं हैं जो कि बिहार राज्य से संबंधित हैं। आप पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर, तो दिनकर जी भी बिहार से ही संबंधित है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। तो प्रश्न है, मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक पैर तले जमीन को किसने पूरा किया? ये प्रश्न मैंने 2.0 में बहुत पढ़ाया हुआ है। ठीक है। मोहन राकेश का जो अधूरा नाटक था पैर तले जमीन, वो कमलेश्वर जी के द्वारा पूरा किया गया है। ठीक है। तो विकल्प ए यहां पर सही जवाब हो जाएगा। कमलेश्वर जी के बारे में अभी अभी हमने चर्चा की है। तो विकल्प ए हमारा, आपने पढ़ा होगा कितने पाकिस्तान, जॉर्ज पंचम की नाक, ये सभी कमलेश्वर की रचनाएं हैं। अगले प्रश्न पर आइए। तो हमारा प्रश्न है, ढोला मारूरा दोहा के दोहों को हेमचंद्र तथा बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन? बताइए। ढोला मारूरा के दोहों, ढोला मारूरा जो कि आदिकाल की रचना है। ठीक है। क्या हो जाएगा राइट आंसर?
हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कि हिंदी साहित्य की भूमिका नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। सबसे ज्यादा जो आप पढ़ेंगे हिंदी साहित्य में प्रश्न हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल से ही बनते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि माना है चंद्रबरदाई को, ठीक है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को माना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अलग अलग चीजों को पढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न पर आइए। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण भारत में किस रूप में विकसित हुई है? परिनिष्ठित हिंदी, दक्कनी उर्दू या दक्कनी हिंदी? बताइए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। प्रश्न को पे आपको केवल प्रश्न पे गौर करना है, विकल्प पे गौर करना और फिर अपना जवाब देना है। आपके दिमाग में जो भी प्रश्न आ रहा है वो क्लास के अंत में आप मुझसे पूछेंगे, मैं उसका जवाब दे दूंगी। लेकिन अभी आपका पूरा फोकस क्लास पे होना चाहिए, क्योंकि ना जाने हमारे एग्जाम में कौन सा प्रश्न पूछ लिया जाए। तो जब मैं एक प्रश्न कराती हूँ उससे संबंधित कितने प्रश्न बन सकते हैं वो भी मैं करा देती हूँ, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे कि उत्तर भारत की बोली है खड़ी बोली, ठीक है। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दक्कनी हिंदी। विकल्प सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे तो मध्यकाल में राजकाल की भाषा के रूप में किस राजकार्य, यहां पर गलत लिखा हुआ राजकाल, राजकार्य, ठीक है। तो यहां पर आप पढ़ेंगे कि मध्यकाल में मुस्लिम शासकों का राज हुआ करता था और जितने भी इस्लाम देश के शासक थे वो सभी फारसी बोली ही, फारसी भाषा ही बोलते थे। तो मध्यकाल में जो भी राजकीय कार्य होते थे वो सभी फारसी भाषा में ही होते थे, ठीक है। आप पढ़ेंगे पहले फारसी भाषा में होते थे, उसके बाद अंग्रेजी में, और फिर फाइनली 14 सितंबर 1949 के बाद से हर एक राजकीय कार्य जो है वो हिंदी भाषा में होने लगा, ठीक है। तो यहाँ पर राजकाज की जो भाषा मध्यकाल में वो फारसी भाषा थी। विकल्प सी इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है, यह किसका कथन है? कॉलरिज, एलियट या एडिसन? ये आप लोगों ने पढ़ा होगा जब आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम थे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि हिंदी से पोस्ट ग्रेजुएट है, तो ये सब आपने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम में पढ़ा होगा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा कॉलरिज। विकल्प ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। वेरी गुड एवरीवन। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। आधुनिक साहित्य किसकी आलोचना पुस्तक है? रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर डॉक्टर नगेंद्र? बताइए। आधुनिक साहित्य किसकी आलोचना पुस्तक है? सभी को जवाब देना है। वेरी गुड रीना यादव, वेरी गुड। मतलब पता चलता है कि आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत ही ज्यादा पढ़ लिख कर किया है, ठीक है। आधुनिक साहित्य किसकी आलोचना है? तो यह है नंद दुलारे वाजपेयी की। विकल्प बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, नंद दुलारे वाजपेयी। आधुनिक साहित्य। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। तो प्रश्न है, रीतिकाल की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर डॉक्टर नगेंद्र? बताइए। और याद दिला दें आप लोगों को कि हमारे एप्लीकेशन पर 20 फरवरी से क्लासेस शुरू हो रही हैं, जिसमें हम अपनी पूरी कोशिश करने वाले हैं कि आपको डिटेल में सिलेबस पढ़ाया जाए, लेकिन वन लाइनर फॉर्म में, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज के फॉर्म में। तो अगर आपने अभी तक एनरोलमेंट नहीं किया है, अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। फीस है आपकी 2299 रुपए, ठीक है। तो आपको 20 फरवरी की सारी पेड क्लासेस आपको मिलेंगी अड्डा 24/7 ऐप के द्वारा। रीतिकाल की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक है,
ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रीतिकाल की भूमिका जो है वो डॉक्टर नगेंद्र की भूमिका की पुस्तक है। विकल्प सी, ये प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आइए। तो प्रश्न है हमारा, हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? बताइए। वेरी गुड एवरीवन। हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को मान्यता दी गई थी और इसी के बाद हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम देखेंगे। हमारा अंतिम प्रश्न है, शैतान की आंखें किसका उपन्यास है? कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र या फिर राहुल सांस्कृतायन? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा शैतान की आंखें जो हैं वो राहुल सांस्कृतायन के द्वारा रचित उपन्यास है। विकल्प यहां पर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? चलिए, तो हमारी जो आज की क्लास थी उसके क्वेश्चंस यहीं तक थे। उम्मीद है क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और दोपहर 2 बजे जरूर जुड़ना है हमारी क्लास में, जो कि एस्टेट की भी क्लास है, पेपर 1 की 6 to 8 की भी क्लास है और सिविल कोड की भी क्लास है, क्योंकि इनका जो सिलेबस है उसमें आपको व्याकरण से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, तो व्याकरण आपको पूरी पढ़ाई जाएगी। ठीक है, चलिए अब ऐसे स्टूडेंट जो हमारे साथ एप्लीकेशन में पढ़ने के लिए इच्छुक हैं उनको बता देते हैं कि किस प्रकार आपको अपना बैच खरीदना है। ठीक है, और अपनी तैयारी को एक मजबूती देनी है, क्योंकि आपको भी पता है कि आपके पास बहुत ही कम समय है, बहुत सारा कंटेंट आपको पढ़ना है और आपके पास पर्याप्त कंटेंट भी नहीं है। ठीक है, इसीलिए अगर आप एप्लीकेशन से क्लासेस करेंगे तो आपको हर एक कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, रीना यादव यूपी टीजीटी का मैम मुझे अभी कोई भी आइडिया नहीं है, लेकिन मैं किसी से बात करके आपको बता दूंगी। ठीक है, चलिए तो यहां पर बता देते हैं। सबसे पहले गूगल पे जाके टाइप करिए @24/7। ठीक है, और जो पहली लिंक है उस पर क्लिक करो। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे सबसे ऊपर आ जाएगा ऑफ ऑल कोर्सेज। ऑल कोर्सेज पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर स्टेट एग्जाम लिखा हुआ है, स्टेट एग्जाम आप सिलेक्ट करेंगे। स्टेट एग्जाम सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर बिहार स्टेट सिलेक्ट करेंगे। ये रहा आपका बिहार स्टेट का। ठीक है, बिहार के सारे एग्जाम 6 to 8 भी है, 11 12 भी है, 9 10th भी है, पेपर 1 भी है स्टेट। तो अलग अलग बैच नहीं खरीदने हैं, आपको यहाँ पर जाना है और ये लेना है डबल वैलिडिटी जिसमें ऑफर है, ये वाला बैच। ठीक है, बीपीएससी शिक्षक भर्ती जिसमें 3.0 की भी कक्षाएं मिलेंगी, 4.0 भी मिलेगा। एस्टेट का पेपर 1 भी है, पेपर 2 भी है, बीएड भी है, डीएलएड भी है, सारे एग्जाम्स आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक करना है और सबसे अच्छी बात डबल वैलिडिटी का ऑफर चल रहा है। ठीक है, चलिए तो अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा प्राइस 2499 रुपए। यहाँ आपको बाय नाउ पे जाना है। अब यहाँ आपसे मांगा जा रहा है कूपन कोड, तो सबसे पहले कूपन कोड इंटर कीजिए Y646, अप्लाई कीजिए। तो ये बैच आपको पड़ेगा 2299 रुपए का। ठीक है, फिर कंटिन्यू कर देना, अपना नाम भरना, फोन नंबर भरना, ईमेल भरना, दोबारा से फिर कंटिन्यू करना। तो यहाँ आ जाएगा आपका पेमेंट मेथड का ऑप्शन। जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं गूगल पे से, पेटीएम से, वैसे आप पेमेंट कर देंगे तो आपका बैच परचेस हो जाएगा। कोड बस याद रखो Y646। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों को बता दें कि क्लासेस जो है वो चलेंगी 20 फरवरी से। ठीक है, 20 फरवरी से। अब बताइए क्या डाउट है आप लोगों के? मैम मेरे पास कंटेंट है हिंदी का, तो क्या मुझे जिसका मैच मिलेगा? रिप्लाई कविता झा, सारे बैचेस आपको एक साथ ही हैं, अलग अलग कोई बैच नहीं है कविता। आप एक क्लास खरीद लेंगी तो आपको सारी क्लासेस उसके अंदर मिलेंगी। ठीक है, आर्ट ऑफ टीचिंग की क्लास चलती है सुबह 10 बजे। ऐप पर
एस्टेट की क्लास होती है शाम 4 बजे। ठीक है, चलिए और कोई डाउट किसी का? प्रेमलता कुमारी, मैम महापैक लेना है तो 6 to 8 दोनों मिलेगा। प्रेमलता जी, आपको 2299 में ही 6 to 8 भी मिलेगा और 9-10 भी मिलेगा। ठीक है, आपको 2200 महापैक के नहीं लेना हो तो आप यही ले लो, इसमें सब कुछ मिलेगा। और बताइए, प्रोसेस जो है वो मैंने आपको बता दी है कि कैसे आप लोगों को बैच खरीदना है। ठीक है, महापैक में सब कुछ आ जाएगा, कवर हो जाएगा। और याद रखो, हम अगर लिटरेचर के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो मैं जो एक क्वेश्चंस करा रही हूँ उससे आपको आइडिया लग रहा है कि एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा, परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो जरूरी नहीं कि यही प्रश्न एग्जैक्ट आ जाए, लेकिन उसी से मिलता जुलता प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि जो एक प्रश्न है उस एक प्रश्न के अंदर की जो भी थ्योरी है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कोई भी प्रश्न ले लिया, रस का हो, छंद का हो, अलंकार का हो, वो साहित्य का हो, कोई भी प्रश्न ले लिया तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस प्रश्न के अंदर की जो डिटेल्स है वो क्या क्या है। ठीक है, क्लियर? बीपीएससी का टाइम हो जाएगा 3 बजे। 3 बजे आपकी क्लासेस होंगी, बीपीएससी की सारी क्लासेस पेड बैच में। ठीक है, और कोई डाउट, और कोई क्वेश्चन आप लोगों का? और कोई डाउट? हाँ जी, चलिए यहाँ पर एक प्रश्न और क्या आ रहा है। नक्श के रचनाकार कौन है? वो है केशव दास जी। पल्लवी प्रिया केशव दास जी हैं नक्श कृति के रचनाकार। 40 जीके जीएस की क्लासेस भी आपकी यही ऐप पर करवाई जाएगी, एप्लीकेशन पर करवाई जाएगी। प्रेमलता, आपको यही लेना है 2299 वाली क्लासेस। ऑफलाइन क्लासेस नहीं होती हैं, क्लासेस केवल ऑनलाइन होती हैं। ठीक है, चलिए तो हमारी क्लास जो है वो यहीं तक थी। उम्मीद है क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक भी करना है क्लास को, शेयर भी करना है क्लास को, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, चलिए अब जो क्लासेस में डाउट पूछते हैं वो अब इस वक्त चले जाते हैं। बीच क्लास में डाउट नहीं पूछना है, डाउट हमेशा क्लास के बाद ही पूछना है। ठीक है, क्लियर? टीजीटी व्याकरण की क्लास दोपहर 2 बजे होगी यूट्यूब पर, उसमें जुड़ना है आपको। चलिए अब तो आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। याद रखिए अब मिलेंगे हम दोपहर 2 बजे। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स हैं अपना अपना ख्याल रखेंगे। परीक्षाओं का दौर चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।